अस्सलामुअलैकुम। मैं जीनत जबीन सिद्दीकी एक बार फिर से आप सबों की खिदमत में अपनी ताज़ा तरीन कहानी दिल बेकरार था लेकर हाजिर हूँ। समाअत फरमाएं। दिन अभी चढ़ना शुरू हुआ था। रात की सुस्ती सभी के ऊपर तारी थी। मुंबई का ये पोश इलाका अभी औंग रहा था। 22वें फ्लोर पर बने इस 4 BHK फ्लैट के महीन पर्दों से धूप छन छन कर अंदर आ रही थी। कमरे में गूंजती 2 तरह की आवाज़ों के सिवा अभी सब तरफ खामोशी थी। एक तो लगातार टाइप करने की खटखट और दूसरी उस्ताद शुजात खान की आवाज़ में बजते दादरे की मीठी नर्म आवाज़, रंग सारी गुलाबी चुनरिया रे, मोहे मारे नजरिया सांवरिया रे। वाह, ये आवाज़ और ये सितार। मैंने अपनी उंगलियां किचन प्लेटफॉर्म पर थिरकाते हुए खुद से कहा। खुद से ही कहती हूँ ऐसी बातें, क्योंकि ये जो कंप्यूटर पर सर झुकाए टाइप करने में मगन है, यानी मेरे पति हर्ष, उसे शास्त्रीय संगीत में ज़रा भी दिलचस्पी नहीं है। शास्त्रीय क्या, संगीत भी उन्हें उतना ही पसंद है जितना कार सीडीओ में सुनाई देता है, वो भी एकदम धीमा। हर्ष और मैं एकदम अलग अलग तरह के इंसान हैं। हमारे शौक अलग, हमारी सोच अलग। शादी के इन 6 सालों में वो ना मेरी सोच बदल पाया और न मैं उसके शौक। सितारा, हर्ष ने पुकारा तो मैं बाहर निकल आई। सुनो, वो आज आर्किटेक्ट आएगा अभी, तुम खुद को फ्री रखना। मेरी कलीग ने रिक्वायरमेंट किया है, वो इंटीरियर भी संभाल लेगा। हर्ष ने लैपटॉप बंद करते हुए कहा। अरे आर्किटेक्ट क्यों? और हमारे घर का इंटीरियर वो क्यों संभालेगा? हम संभालेंगे ना। मैंने चूक कर कहा तो हर्ष ने अपना चेहरा उठाकर मुझको देखा, जैसे मैंने कोई भारी अचंभे वाली बात कह दी होगी। हैव यू गॉन मैड? आजकल बिना इंटीरियर डिज़ाइनर और आर्किटेक्ट के कौन घर रेनोवेट करवाता है? और फिर हर चीज़ का एक मेथड होता है, तौर तरीका होता है। और मुझे लगा अपने घर को सजाने के लिए हमसे अच्छा तरीका किसके पास होगा? मैंने ज़रा तंजिया लहजे में कहा तो हर्ष उठकर खड़ा हो गया। यार, तेरी ये स्मॉल टाउन मेंटालिटी ना जाएगी नहीं। हर्ष की बात सुनकर दिल चाहा कुछ करारा सा जवाब दे दूं, लेकिन मेरा बहस का मन नहीं था, ना आदत थी कि लड़ झगड़ कर अपनी बात मनवा लूं। मैंने आदतन हथियार डाल दिए। ठीक है, लेकिन जो भी आए उससे कह देना कि मुझे घर नवरात्रों से पहले चाहिए। कलश स्थापना करनी है। क्या बोला था मैंने? हर्ष हंसता हुआ फ्रिज से पानी निकाल कर गटकने लगा। मैं तिरमिरा गई। अब त्योहार मनाना भी स्मॉल टाउन सोच है क्या? किसी अनजान अजनबी के हाथों में अपना घर सौंपना अगर मेट्रो कल्चर का हिस्सा है तो हम कस्बाई भले। मैं बड़बड़ाते हुए डोर बेल का जवाब देने पहुंची तो पीछे से हर्ष बोला, अरे वो अनजान अजनबी आर्किटेक्ट ही होगा। मैंने हाथ में पकड़े किचन टॉवल से हाथ पोंछा और दरवाज़ा खोला तो चौंक गई। जी धक सा रह गया। सामने जो शख्स खड़ा था वो जो भी हो, अनजान अजनबी तो हरगिज नहीं था। सितारा, तारा, तुम? ओ गॉड! वो शख्स मेरे सामने खड़ा पत्ते की तरह फड़फड़ा रहा था और उसकी आवाज़ मेरे घर की दहलीज पार करती अंदर तक आ गई थी। सच कहूँ तो उस आवाज़ ने मेरे मन की दहलीज को भी पार कर लिया था। कितने दिनों बाद सुना था इस आवाज़ को। तारा, अरे आप, आई मीन तुम ही आने वाले थे? मैं हकबका रही थी कि पीछे से हर्ष की सधी हुई आवाज़ आई, प्लीज़ कम ऑन मिस्टर रौनक। हर्ष ने आगे बढ़कर रौनक को अंदर आने का इशारा किया और ख़ुद भी सामने के सोफे पर बैठते हुए बोला, क्या आप एक दूसरे को जानते हैं? रौनक हल्का सा मुस्कुराया। उसकी आंखों के किनारे सिकुड़ गए। मैं और सितारा। वो कुछ कहता कि इससे पहले मैंने पानी का ग्लास आगे बढ़ा दिया और बात पूरी की। रौनक हमारे घर के पास रहता था, जमशेदपुर में, और हम दोनों ने एक ही स्कूल से पढ़ाई की है, क्लासमेट। ग्रेट, हर्ष मुस्कुरा कर बोला। तब तो रौनक
आप इनके नखरे भी जानते ही होंगे, जैसे इन्हें घर नवरात्रि से पहले चाहिए। रौनक ने ग्लास ट्रे में रखा और बिना मेरी तरफ देखे हर्ष से बोला, श्योर, पूरी कोशिश करूँगा, अभी बहुत वक्त है। मैं काफ़ी बनाते बनाते रौनक की तरफ देखने लगी। थोड़ा वज़न बढ़ने के अलावा ज़्यादा फर्क नहीं आया था उसमें। हाँ, चाल ढाल, आवाज़ में लड़कपन बाकी नहीं थी, वरना स्कूल के दिनों में तो वो कितना बातूनी हुआ करता था, बेचैन फिरा करता था। हर्ष कमरे में यहाँ वहाँ उंगली दिखाकर उसको कुछ बताता जा रहा था। ये दीवार हटा देंगे और खिड़कियाँ बड़ी फ्रेंच विंडोज़ और किचन टोटली मॉड्यूलर होगा। आप तो जानते ही होंगे शायद कि सितारा को कुकिंग का कितना शौक है। उसका आधा वक्त तो यही कटता है। हर्ष ने ऐसे कहा जैसे खाना बनाना कोई ओझा काम हो। मैं प्लेट में नाश्ता निकालकर वहीं पहुंच गई। ट्रे टेबल पर रखकर एक तरफ बैठ गई, दोनों से जरा दूर। मैं कुछ घबरा रही थी। रौनक का मिलना, मेरे घर आना इतने सालों बाद, और वो भी यूं अचानक। तभी हर्ष का फ़ोन बजा और वो बात करता हुआ बाहर बैल्कोनी में चला गया। रौनक ने मेरी तरफ देखा, कुछ देर यूं ही देखता रहा जैसे टटोल रहा हो मेरा मन। मैं भी पढ़ती रही उसके चेहरे के भाव, उसकी आंखों में लिखी बातें। यह आसान था मेरे लिए। यार, तुमसे कुछ छुपाना कितना मुश्किल है, सब जान लेती हो, रौनक मुझसे अक्सर कहता था। मैं हंसते हुए उसकी आंखों पर अपनी हथेली धर देती। ये आंखें हैं ना तेरी, ये करती हैं चुगली। मैं भी हंस पड़ती थी और वो भी खिलखिला पड़ता था। मगर इतने दिनों बाद उसे देखकर मेरा मन घबरा रहा था। मेरे मन में चुभन हो रही थी। बरसों बाद उसे देखकर मुझे हम दोनों का साथ हंसना याद आ रहा था। ये वही शख्स है जिसकी शक्ल कभी न देखने की मैंने कसम खाई थी। मुझे खुद पर गुस्सा आ रहा था। वो दिन जो मुझे लगा कि मैं भुला चुकी हूँ, एक बार फिर से याद आ रहा था। कल फिर आने का वादा करके रौनक चला गया। हर्ष भी ऑफिस निकल गया। मैं भी अपना लैपटॉप खोलकर अपना काम करने लगी। एक पब्लिशिंग हाउस के लिए एडिटिंग का काम था। मेरे मन के मुताबिक काम था ये, सुकून भरा। ज़्यादा भाग दौड़, शानो शौकत कभी मेरी ख्वाहिश नहीं रही। वर्क फ्रॉम होम मेरे लिए एक दुआ की तरह था। अपने घर में रहकर काम करने से अच्छा और क्या था भला। अपने घर में बैल्कोनी में औंधा सीधा लेटकर शुजात खान के गानों को सुनते हुए काम करने का अपना ही मज़ा था। तुम्हारे लिए एक शानदार स्टडी बनवाऊंगा। बुक सेल्फ, तुम्हारे लिए एक शानदार स्टडी बनवानी है। बुक शेल्फ, बुक पैनलिंग, थिक कारपेट, टिपिकली योर स्पेस। हर्ष जब आंखों में चमक लेकर कहता तो मेरा मन बैठने लगता। मुझे नहीं चाहिए मेरा स्पेस, मुझे तो पूरा घर मेरा होना चाहिए। मेरा मन जहाँ चाहे मैं वहाँ घूमूं। मेरी चीज़ें कभी इस कमरे में तो कभी उस कमरे में। मुझे सजे सजाए घर की कभी आरजू नहीं रही। मुझे सजे सजाए घरों की चीज़ों को उसी तरह रखने में परेशान होते लोग भी मुझे पसंद नहीं थे। मुझे लगता था ज़रा सी बेतरतीबी होनी ज़रूरी है, घर में भी और ज़िंदगी में भी। आज भी और जो दिन बीत गए मैं ऐसी ही थी। अरे बिखेरो नहीं किताबें, रौनक टोकता तो मैं उसके बाल बिगाड़ देती। वो बुरा मान जाता और मुझे ज़माने भर का सुकून मिल जाता। वो हमारे पड़ोस में रहता था। हमारी प्यार की पहली पहली डुबकी वाले दिन थे जब पड़ोस में रहने वाले रौनक मेरी ज़िंदगी था और मैं उसकी। हर शाम हम घर से किसी बहाने निकलकर स्वर्ण रेखा के घाट पर बैठ जाते। पानी में पैर डुबोए हम वहीं कहीं नदी किनारे घर बनाने का ख्वाब देखने लगते। हम शायद अनोखे प्रेमी थे जो 16 साल की उम्र में शादी और घर के ख्वाब देखने लगे थे। एक घर
जिसमें सब कुछ मेरी पसंद का हो। अपनी माँ के घर में नवरात्रों में सजाए झांकी में ढेर सारे मिट्टी के दिए को रोशन करते हुए तेज आवाज में बजते भजन के बीच में मैं रौनक के कान में बुदबुदाती, हम भी अपने घर को ऐसे ही रोशन करेंगे। रौनक हवा से लपलपाती लौ को हथेली की ओर देकर हाँ में सर हिलाता। हर बात में उसकी हामी भर लेने से मुझे भरोसा हो जाता कि मेरे आने वाले दिन बहुत खूबसूरत होंगे। मेरे मन की घंटियां धीरे धीरे बजने लगती। घर के रेनोवेशन का काम शुरू हो चुका था। सारा सामान सामने वाले फ्लैट में शिफ्ट कर दिया गया था ताकि काम भी ठीक से हो और हम आसानी से काम को होते हुए देख भी सकें। मेरा मन अनमना हो रहा था। मेरा किसी काम में दिल नहीं लगता था। अगले दिन रौनक 10 बजे कुछ मैप और प्लान लेकर आ गया। मेरा ज़रा भी दिल नहीं था कि मैं वहाँ ठहरूं या सुनूं उसकी बातें। मैं काफ़ी बनाने लगी। कब से उठती वो कड़वी महक मुझे फिर पीछे खींचने लगी। जब कॉलेज ख़त्म करने के लिए वो दिल्ली जाने का फैसला कर चुका था। कब से उठती वो कड़वी महक मुझे फिर पीछे खींचने लगी। जब कॉलेज ख़त्म करने के बाद रौनक ने डिज़ाइनिंग में पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स करने के लिए दिल्ली जाने का फैसला किया। कितने भरे मन से मैंने उसका जाना कबूल किया था, ये मैं ही जानती हूँ। कब आया करेगा, कब लौटेगा, फिर जाएगा तो नहीं, ऐसे कितने सवालों से लाद दिया था मैंने उसे। कभी कभी लगता है कि हर्ष सही कहता है। कस्बाई सोच है मेरी। ऐसा नहीं है कि मेरी कोई ख्वाहिश ही नहीं थी या मैं अपनी ज़िंदगी को बेहतर नहीं बनाना चाहती। मेरे ख्वाब थे, अब भी हैं, और रौनक के साथ भी मैंने बनाए थे ख्वाबों की दुनिया। हमारे प्यार की खुशबू की तरह हमारे प्यार की खुशबू हर तरफ फैल गई थी। माँ बाबा को भी इसकी खबर हो गई थी। बाबा ने एक दिन मुझे और रौनक को अपने पास बुलाया। वो इन दिनों दिल्ली से आया हुआ था, लेकिन उस दिन जब पापा ने हम दोनों को बुलाया तो मेरे घुटने कांप रहे थे। जी वो शादी, अभी कुछ सोचा नहीं। रौनक की अटकती हुई आवाज़ सुनकर बाबा की पेशानी पर गहरी गहरी 2 लकीरें उभर आईं। माँ की आंखों के किनारे सिकुड़ गए थे और मैं ऐसा महसूस कर रही थी जैसे किसी ने मुझे मुट्ठी से पकड़कर मेरा सारा खून निचोड़ लिया हो। ये क्या कह रहा था रौनक? मैंने सोचा नहीं। और एक मैं थी जिसने उसके साथ ज़िंदगी बिताने के सिवा कुछ सोचा ही नहीं। मैं कुछ कहती या पूछती कि वो थोड़ा सा रुककर गला साफ करके बोला, अभी इंटीरियर डिज़ाइनिंग के लिए कुछ दिनों फॉर्म्स में काम करूँगा, फिर अपना फॉर्म खोलूँगा। अंकल, मेरा ख्वाब है कि मेरे बनाए घर लोगों को खुश कर दें, मेरी पहचान बन जाएं। मैं हैरान थी। उसके ख्वाब मेरे ख्वाबों से कब अलग हो गए मुझे पता ही ना चला। बाबा ने उससे अपने बिजनेस को चलाने की इल्तिजा की। माँ ने उससे जल्द शादी करने की बात की। मैंने जिद की कि वो वहीं रुक जाए, मगर सब बेकार हो गया। डाइनिंग टेबल पर एक नक्शा बिछा हुआ था। उस पर हर्ष और रौनक झुके हुए थे। हर्ष ने चेहरा उठाकर पहले मेरी तरफ देखा, फिर रौनक की तरफ पलटकर उसको याद दिलाया, इतना ज़रूर करना कि नवरात्रा शुरू होने से पहले काम पूरा हो जाए। सितारा की ये ख्वाहिश तो कम अज़ कम पूरी हो ही जाए, बाकी सब तुम अपने हिसाब से कर लेना। रौनक ने कोई जवाब नहीं दिया, बस हल्का सा मुस्कुराकर वापस झुक गया और पेंसिल हाथ में लिए बताने लगा, ये ड्राइंग रूम होगा, आपकी पसंद की फ्रंट विंडोज़ के साथ, और यहाँ से लगा हुआ एक लिविंग रूम होगा, और यहाँ आपकी वाइफ की स्टडी। आपकी वाइफ? रौनक के मुंह से ये सुनते ही मेरा गुस्सा और बढ़ गया। मन हुआ सारे नक्शे उठाकर फाड़ डालूं और उसे भी यहाँ से निकल जाने को कहूँ।
क्यों आया है ये मेरी ज़िंदगी में अब? वैसे भी उसका ख्याल जब तब मन में फांस की तरह चुभता रहता था। गुड जॉब, गुड जॉब। जगह का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया है तुमने। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। हर्ष की आवाज़ आई तो मैं किचन से बाहर निकलकर बैल्कोनी में आ गई। दिल हुआ ज़ोर से चिल्लाकर कहूँ कि मैं खुश नहीं हूँ। मुझे नहीं चाहिए फ्रेंच विंडोज़ या स्टडी। मुझे अपनी और हर्ष की छोटी छोटी बहस याद आने लगी कि कैसे उसे दरवाजे पर लगे बंधन वॉर बोरिंग लगते थे, कैसे हम दोनों की चाहतों के घर का नक्शा एकदम अलग अलग था। क्या हुआ? तुम यहाँ क्यों चली आई? मेरी ठीक पीछे से रौनक की आवाज़ आई तो मैं चौंक गई। पलटी तो वो करीब ही खड़ा था। मैंने घबराकर अंदर झांका तो हर्ष नहीं था, चला गया था। उसकी मीटिंग थी शायद। मैं चुपचाप बिल्डिंग के नीचे देखने लगी। रौनक मेरे पास खड़ा कह रहा था, तुम्हारा छोटा सा मंदिर, तुम्हारी रसोई में 2 कुर्सियों वाली डाइनिंग टेबल, टी लाइट की जगह मिट्टी के दिए, एक दीवार में पुरानी तस्वीरों की छोटी बड़ी फ्रेम, ये सब तुमने हर्ष को नहीं बताया? और वो झूला जो हर तीज त्योहार पर तुम्हें फूल मालाओं से सजाना होता था। मैं संग रह गई। मेरा कहा एक एक जुमला रौनक को याद था। तो क्या वो मुझे भी याद करता रहा था? क्या प्यार पूरा कभी ख़त्म नहीं होता? कोई अलग शक्ल इख्तियार करने पर कहीं ना कहीं शायद बाकी रह जाता है। मैंने सर झटक दिया। ये क्या उटपटांग बातें मेरे जहन में आ रही थी? मैं तो इतने सालों से उससे नफरत करती रही थी, मगर अब ये बात मुझे क्यों सुख दे रही है कि मैं उसे याद रही। क्यों याद रहे हम दोनों एक दूसरे को? घर का काम इतनी तेज़ी से हो रहा था कि हर्ष हैरान था। हाँ, मैंने अपने आप को काफ़ी हद तक काट लिया था। रौनक जब कभी सामने वाले फ्लैट में आकर हर्ष को कुछ समझाता तो मेरी उससे यूं ही कुछ बात हो जाती और एक फीकी सी मुस्कुराहट हम दोनों के चेहरे पर फैल जाती। रौनक एक काबिल इंटीरियर डिज़ाइनर था। उसने ज़िंदगी में जो चाहा था वो पा लिया था और मैं नहीं जानती कि इस बात से मैं खुश थी या उदास। मैं नहीं जानती कि उस दिन फ़िलहाल शादी का इरादा नहीं कहने वाले रौनक से मैंने ये क्यों नहीं पूछा था कि फ़िलहाल नहीं तो बाद में करोगे। क्यों मैंने अगले हफ्ते ही कहीं और रिश्ता करने के लिए हाँ कह दिया था। कुछ हाँ ना तो कहो तारा। मैं खिड़की के पास लगवाऊँ तुम्हारा झूला? बड़ी मुश्किल से मना पाया हूँ हर्ष को। रौनक की आवाज़ से मैं चौंक गई। अच्छा, वो मान गया? मैं हैरान थी। हर्ष को मनाना तो मेरे बस से बाहर की बात थी। हाँ, बाकी और हर बात के लिए भी, 2 कुर्सियों वाली डाइनिंग टेबल के लिए भी जो किचन में लगेगी, जहाँ कभी तुम उसके लिए मैं आगे कुछ सुनना नहीं चाहती थी। ये भी नहीं जानती थी कि घर अब वैसा चाहती भी हूँ या नहीं। नवरात्रि से एक दिन पहले घर हमें तैयार होकर मिल गया था। रौनक ने न जाने मेरी कितनी छोटी बड़ी ख्वाहिशों को उस घर के ज़रिया पूरा कर दिया था। उसके अंदर क्लाइंट को अपने हिसाब से ढाल लेने का हुनर था। हर्ष की पसंद के मोटे पर्दों की जगह खिड़कियों पर हल्के पर्दे झूल रहे थे। स्टडी की जगह स्पेस थी, जहाँ मेरे काम करने की टेबल के साथ एक म्यूज़िक प्लेयर भी सेट था। जहाँ क्रिस्टल वॉस की जगह टेराकोटा के बड़े कसेरे लगे थे, वहाँ मोटे रेशमी कालीन की जगह जूट की दरियाँ बिछी थीं। वो मेरी स्टडी थी, घर का हिस्सा जो मेरा अपना सा था। मुझे लगा हलक में कुछ अटक रहा था। मैंने मंदिर के सामने रखे सारे दिए एक साथ जला दिए, कलश स्थापना की, जवारे बोए। एक लम्हे को लगा जैसे मेरा बचपन, मेरा लड़कपन लौट आया हो। ये जो अगरबत्ती और काफूर की खुशबू थी वो मेरे शहर की खुशबू जैसी लग रही थी। मेरी आंखें नम होने लगी, शायद धुओं की वजह से। खुश, पीछे से आवाज़ आई तो मैं चौंक कर पलटी। हर्ष खड़ा था।
उसने अपनी बाहें मेरे कंधे के इर्द गिर्द लपेट दिए। आरती करके मैं रसोई में आ गई तो खिड़की के एक कोने में कांच के ग्लास से दबे 2 कागज नजर आए। मैंने उठाया तो चेक था जो हर्ष ने रौनक को दिया था और एक छोटा सा नोट। तारा, ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे माफ़ी मांगने के लिए खोज रहा था, पर शायद खोजना चाहिए था। अच्छा हुआ तुम मिली। मेरे बनाए घर मेरी पहचान होते हैं, मगर ये घर तुम्हारी पहचान है। ऐसे ही होने चाहिए सबके घर, उनकी चाहतों के घर। अपना ख्याल रखना। रौनक। बहुत दिनों बाद मेरे घर में मेरी पसंद का संगीत गूंजने लगा। रंग सारी गुलाबी चुनरिया रे, मोहे मारे नजरिया सांवरिया रे। इजाज़त चाहती हूँ, फिर मुलाकात होगी मेरी अगली वीडियो में। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। और हाँ, अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए करम अभी करें। अल्लाह हाफिज़।